नमस्कार, मैं हूं सुधीर दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज 18। प्रदेश में लाखों करोड़ों लोगों तक राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी, उनके थाली में भोजन और सार्वजनिक वितरण प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ लागू करने की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के ऊपर है। इस महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी के पास है और आज वो हमारे साथ मौजूद है। तो बिना किसी भूमिका के बात शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी सरकार गरीबों की थाली के लिए क्या कर रही है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि मैंने कहा कि महत्वपूर्ण विभाग आपके पास है, तो थाली में गरीबों के खाद्यान्न के लिए, उनकी स्थिति में सुधार के लिए क्या प्राथमिकता सरकार कैसे काम कर रही है? देखिए, ये आपका बहुत सही प्रश्न है कि ये विभाग आम व्यक्ति से जुड़ा विभाग है और देश के आम गरीब, आम मजदूर और हर वो व्यक्ति जिसको आज जीवन यापन के रूप में राशन दिया जाता है, भारत सरकार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री का हमेशा ये सोचना रहा है कोई गरीब की थाली में कमी ना रहे और कोई गरीब भूखा ना रहे। आज करोड़ों लोगों के लिए न केवल राशन दिया जाता है, राशन के साथ साथ हम उनका ध्यान भी रखते हैं। अभी हमने कुछ जगहों पर नवाचार भी किया है, जैसे खास करके ट्राइबल एरिया में वहां हमने शुरू किया है आपका राशन आपके द्वार। तो हम राशन उनके गांव तक पहुंचाते हैं। कंट्रोल की दुकानों की अपेक्षा गांव तक गाड़ी पहुंचती है और गांव में ही राशन हम उनको घर पहुंचा के देते हैं। ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने शुरू किया है। अब मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है और हम जल्दी से जल्दी पूरे प्रदेश में ये योजना को लॉन्च करने वाले हैं कि मुख्यमंत्री आपका राशन आपके द्वार। तो ये पूरे देश में पहली पहल होगी कि हम राशन व्यक्ति के घर घर तक पहुंचाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा हम लोग जब गांव में दौरा करते हैं, देखते हैं कि गरीबों के, बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट नहीं मिलते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण विषय है और बहुत समस्या बड़े पैमाने पर। ये आप पूछते, मैं बता रहा हूँ कि फिंगरप्रिंट नहीं मिलते तो उनको राशन नहीं मिलता है जी। तो हम लोगों ने अब आई के द्वारा जी भी ऐसी व्यवस्था कर दी ऐप के द्वारा कि अब उसको बिना फिंगरप्रिंट के ही मिलेगा और अगर कहीं कोई व्यक्ति नहीं करता है तो वो नाम ही कर सकता है। अगर कोई गांव का व्यक्ति कहता है कि हमारा राशन फला व्यक्ति लेगा और वो लिख के देता है तो उसके नाम का राशन वो ले सकता है। ये सुविधा भी हमने दी है। तो बहुत ज्यादा सुधार भी हम लोग कर रहे हैं और आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर रहे हैं। सीधे सीधे पारदर्शिता इसमें आएगी और लोगों तक राशन पहुंचेगा तो कहीं न कहीं राशन दुकानों को लेकर जो विवाद होते हैं या भ्रष्टाचार की चीजें आती हैं वो भी खत्म होगी। देखिए, बहुत ज्यादा प्रयास रहता है कि गरीबों को राशन मिले, आम व्यक्ति को राशन मिले और समय से राशन मिले। जी। अभी हमने एक और नवाचार किया है। हमारे मंत्री रहते हुए हम लोगों ने लगातार नवाचार किए कि ये मध्य प्रदेश में पहली बार हमने एक ऐप डेवलप किया है जिसकी लॉन्चिंग माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं हमारे विधानसभा में की थी कि अगर जैसे जिले में राशन कब पहुंचा ये खबर हमारे मोबाइल पे आ जाएगी। वो जिले से राशन दुकान पर कब पहुंचा एक खबर मोबाइल पे आ जाएगी और दुकान से राशन घर घर तक पहुंचने का समय भी उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगा। एक तरह से प्रॉपर ट्रैकिंग सिस्टम बन जाएगा। ट्रैकिंग भी हो गया, पारदर्शिता भी हुई, कुछ छिपा नहीं पाता। अक्सर क्या होता था, कई शिकायत आती थी कि राशन पहुंच गया और बांटता नहीं था जी। अब कोई बच नहीं सकता। तो लगातार विभाग में पारदर्शिता लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हर व्यक्ति, हर गरीब के लिए राशन पहुंचे इसका प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि हर व्यक्ति के हर घर तक राशन पहुंचे इसका प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि बहुत महत्वपूर्ण आपका विभाग है। क्या बड़ी उपलब्धि आप देखते विभाग की? इस विभाग में 2.5 साल से ऊपर आपको एक तो बहुत बड़ी उपलब्धि कहें, मेहनत करें हम लोगों की। परीक्षा का टाइम था इस बार जी कि कोरोना के बाद जी पहली बार इतना इफरात तादाद में गेहूं मध्य प्रदेश में हुआ है जी। खरीदी का भी रिकॉर्ड बना, मतलब रिकॉर्ड खरीदी नहीं, रिकॉर्ड गेहूं का उत्पादन हुआ जी। और इतना उत्पादन हुआ कि खरीदना की समस्या, रखने की समस्या और भारत सरकार जो टारगेट देता है खरीदने का वो भारत सरकार तय करता है।
भारत सरकार ने हमको 78,000 लाख मैट्रिक टन का टारगेट दिया था। 78 लाख मैट्रिक टन के एवज में हम लोगों को लग रहा था कैसे होगा, तो लगातार हम लोगों ने प्रयास किया, दिल्ली में बात की, दिल्ली के केंद्रीय मंत्री से बात की, फिर माननीय मुख्यमंत्री से कहा, मुख्यमंत्री जी ने प्रहलाद जोशी से बात की, तब कहीं हमारा टारगेट बढ़ा और टारगेट बढ़ने के बाद हमको 100 लाख मैट्रिक टन का टारगेट मिला जी। लेकिन 100 लाख मैट्रिक टन से अधिक गेहूं हम लोगों ने खरीदा 104 लाख मैट्रिक टन, और इसके बावजूद भी ईश्वरी कृपा रही, विभाग की मेहनत रही, एक टीम भावना से काम किया, कहीं कोई शिकायत नहीं आई। भंडारण की समस्या हमको नहीं रही, पर्याप्त मात्रा में भंडारण हमने करा दिया और गेहूं खरीदारी कर ली, और इसके बाद पूरे देश में नंबर 1 का हमको खरीदने का श्रेय मिला। जी, ये तो बात हुई कि उपलब्धियों की हमारी, लेकिन इसके बाद भी आपको लगता है कि कुछ ऐसी चुनौतियां बाकी है जिन पर भी काम करना बाकी है? देखिए, चुनौतियां तो हर जगह होती हैं, हर पल होती हैं, और हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी बिल्कुल हमेशा इस मूड में रहते हैं कि चुनौतियों का सामना करो और जो विभाग आपको दिया गया उस विभाग में पूरी मेहनत और लगन से काम करो। एक बड़ा प्रश्न है, जैसे हमने राशन कार्ड की आपने बात की कि हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, फिंगरप्रिंट वाला आपने चेंज किया या कोई लिख के दिया, तो कुल मिलाकर ये है कि जो भी पात्र हैं उनको पहुंचेंगे, लेकिन ऐसे कई लोग भी हैं जो पात्र होने के बावजूद भी अगर राशन नहीं पा रहे, उनके लिए कोई योजना सरकार करी, कुछ प्लानिंग कर रही है? आप बहुत दिन से ये बात चल रही थी जी कि जिनका राशन गरीबी रेखा में नाम नहीं है जी उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा। जी ऐसे बहुत से व्यक्तियों के नाम भी नहीं थे। भारत सरकार का कहना है कि भाई जितना हम टारगेट देते हैं उसमें ही आप काम करो, या तो जो नाम ऐसे हैं जो नियम विरुद्ध उन्हें काटो, उनकी जगह नए नाम करो। तो आप ताज्जुब होगा कि हमने 11 लाख नए हितग्राहियों के नाम जोड़े हैं। ये चुनौतीपूर्ण काम था जी विभाग के लिए। बहुत से नाम हमने काटे भी हैं, काटने वालों को परेशानी ना होते हुए भी हमने 11 लाख नाम जोड़े हैं। अभी प्रक्रिया हमारी ऐसी है कि जहां अगर कहीं आवश्यक आता है तो उसमें हम नाम जोड़ने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये पहली बार संभव हो रहा है। देखिए, जब आप सरकार में होते हैं तो विपक्ष भी होता है, और विपक्ष होता है तो राजनीति भी होती है, लेकिन कई बार विपक्ष आरोप लगाता है कि इसको जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है या राशन प्रणाली वो ठीक से लागू नहीं हो पा रही है। तो विपक्ष के आरोपों को गोविंद राजपूत कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष का काम है अपनी विपक्ष की भूमिका निभाना। जी अगर वो हर चीज में मीन मेख नहीं निकालेंगे तो उनका फिर विपक्ष का काम क्या है? जी एक जमाना था जब विपक्ष सही बात करता था, मुद्दों की बात करता था, जी उन मुद्दों को लोग सुनते भी थे और उनको समझने का प्रयास करते थे। वो सरकार का जो रहती थी उसका दायित्व था कि विपक्ष के मुद्दों को सुने और उनको लागू करें। पर आज के जमाने में विपक्ष का काम है सिर्फ छपना, हो हल्ला करना, अपनी खुद की पर्सनालिटी डेवलप करना, या अपने को उपलब्धियां बताकर अपने हाईकमान के सामने फोटो भेजना, ये ज्यादा चल रहा है। हमारी सरकार जमीन पर स्तर काम कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जमीन पर चलने वाली सरकार है, जमीन स्तर पर काम करने वाली सरकार है। आप देख रहे हैं, यही कारण है कि देश के 78% क्षेत्र में आज भाजपा की सरकार है। जी अब जब राजनीतिक बात हो रही है, विपक्ष की बात हो रही है, तो दर्शकों को ये बात जरूर बताना चाहेंगे कि गोविंद सिंह राजपूत जी युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं लंबे समय तक। बहुत प्रभावी नेता के तौर पर इन्होंने कांग्रेस में भी काम किया है। आपने बहुत करीब से अपने कांग्रेस को देखा, और सबसे बड़ी चीज, आप कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे, शिवराज सरकार में मंत्री रहे, और डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में मंत्री है। 3 मुख्यमंत्रियों के साथ आपने काम किया है। कैसे आप खासियत देखते तीनों लोगों की? देखिए, ये तो प्रश्न बड़ा आपका टिपिकल है। सबके काम करने का अलग अलग ढंग होता है। कमलनाथ जी का ढंग अलग था, शिवराज सिंह जी भी बहुत वरिष्ठ नेता, उनका ढंग अलग था, और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का ढंग अलग है। जी वो बहुत मेहनत में विश्वास करते हैं, और
उनका हमेशा कहना रहता है कि अपने काम पर पूरी मेहनत से मन लगाए काम करो। जी कोई ऐसी स्थिति हो, चुनौतीपूर्ण काम हो, पॉलिसी मैटर हो, तो मुझसे चर्चा करो, जी नहीं तो आपको फ्री हैंड है। और हम लोग फ्री हैंड होकर अपने विभाग में काम करते हैं। ये उनकी विशेष कृपा का है या उनका सोच रहा है हम लोगों के प्रति। हम बात कर रहे थे विपक्ष की। आपने कहा कि विपक्ष का काम होता आरोप लगाना या फिर अपना नाम बनाना। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस में कई तरह के विवाद सामने आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो कहीं ना कहीं आप कैसे इसको देखते हैं? आप ये क्या देखते हैं कि ये विचारों का टकराव है या अहम का टकराव है, क्या है? भाई जीतू पटवारी जी कोई बात कहते हैं, दिग्विजय सिंह जी कुछ बात कहते हैं, उमंग सिंगार कुछ बात कहते हैं। बहुत करीब से आपने देखा कांग्रेस को। कांग्रेस को क्या आप देखते हैं? देखिए, कांग्रेस फ्री फॉल बात करने वाली पार्टी है। जी वहां अनुशासन की कमी, अनुशासन का डंडा शुरू से ही कम चला है। जी जिसको जो कहना है वो कह देता है और उस पर कार्रवाई बहुत ही कम होती है। जी कोई कारण है कि दिग्विजय सिंह जी का 50 साल का राजनीतिक जीवन है, इसके बावजूद भी इतने वरिष्ठ नेता के लिए कांग्रेस के छोटे नेता, कम उम्र वाले नेता जिनको राजनीति का अनुभव भी कम है, वो उन पर गंभीर आरोप लगा देते हैं, उन पर टीका टिप्पणी कर देते हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं होता। कांग्रेस में मुझे जो देखने में आता है कि तालमेल का हमेशा अभाव रहता है। जी और उनकी पार्टी का है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन मैं इतना करूंगा कि ये सब जो चलता है, अपनी ढपली अपना राग वाला काम वहां ज्यादा है। बिल्कुल। मतलब कुल मिलाकर यह है कि जब किसी चीज का आता है, जैसे मुद्दे कांग्रेस को अगर मिलते हैं, तो आपको लगता है कि ये पार्टी का मुद्दा ना होकर किसी व्यक्तिगत मुद्दा बन जाता है कांग्रेस में? व्यक्तिगत मुद्दों पर जब कोई व्यक्ति बात करता है जी या कोई मुद्दा उठाता है, तो जनता समझती है कि ये इसका व्यक्तिगत मुद्दा है, जी इसे पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। जी। एक बड़ा लंबा राजनीतिक जीवन आपका भी रहा है। 5 बार से आप विधायक है, 3 बार के आप मंत्री हैं। तो जब सार्वजनिक जीवन में या पॉलिटिक्स में जब आए, चूंकि आपका इलाका राजनीति का बड़ा क्षेत्र है, साहित्यकारों का बड़ा क्षेत्र है, कला और राजनीति दोनों का बहुत बड़ा संगम सागर या बुंदेलखंड में हम देखते हैं। तो कैसे सार्वजनिक जीवन का आपने सोचा आने का? देखिए, कहानी क्या है गोविंद राजपूत के राजनेता बनने की? देखिए, बुंदेलखंड कभी आप आइए। जी बुंदेलखंड बहुत ही प्यारा एरिया है। जी वहाँ के लोगों का चाहे रहन सहन हो, चाहे वहाँ की भाषा शैली हो, बुंदेलखंडी जो बोलते हैं हम लोग, जी तो हम लोग तो आम भाषा के रूप में बोलते हैं, बिल्कुल। लेकिन लोगों को बड़ी प्यारी लगती है। कई बार बड़े नेता लोग बोलते हैं कि आप तो अपनी ओरिजिनल भाषा में ही बात किया करो हम लोगों से। भैया आप कब आए, आप काय के लिए आए, और आप बताओ हम आपके लिए क्या खिलाएं पिलाएं। तो जो हम लोगों की ट्रेडिशनल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का भी अलग मजा है। और बुंदेलखंड तो वीर गाथाओं की धरती रही है। जी बुंदेलो हर बोलो की हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और वहां तो कई चीजें ऐसी हैं। जी वीर बनाफरों का आला उदल, आपने सुना हो आला उदल की कहानियां कहीं पढ़ी जाती हैं तो सिर्फ बुंदेलखंड में। जी और हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को इतनी पसंद है कि जब भी वो कई बुंदेलखंड आते हैं, तो आला उदल की वीर गाथा उनको रटी हुई है, वो मंच पढ़ के सुनाते हैं और खूब लोगों को मजा आता है। तो बुंदेलखंड, और आपने कहा साहित्य के मामले में, तो बहुत सारे कवि वहाँ हुए, बहुत सारे राजनीतिक लोग भी यहाँ कभी कविताएं करते थे, फिल्मी गीतकार भी वहाँ बात हुए। तो है कि विट्ठल भाई पटेल जहाँ से चुनाव लड़ते थे, आप कहाँ से विधायक है? विट्ठल भाई पटेल जी जो गीतकार थे, जी उद्योगपति थे, जी सुर्गी विधानसभा से विधायक रहे, वहीं से मैं विधायक हूँ। राजनीति में हमारे बहुत ज्यादा आदर्श गुरु भी थे वो। जी जी तो सब कुछ कहना चाहिए कि बुंदेलखंड बड़ा ही सबकी मिलीजुली संस्कृतियों का प्रतीक है। जी। एक हिस्सा यूपी में भी आता है, और बुंदेलखंड को लेके हमेशा ये चर्चा होती थी कि बुंदेलखंड से पलायन होता है, सूखे की समस्या आती थी, गरीबी की समस्या आती थी। लेकिन आपको लगता है कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने के बाद बुंदेलखंड के हालात सुधरे, पलायन कम हुआ है, विकास कार्य ज्यादा हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं। देखिए, आप ऐसा है, बुंदेलखंड का खास करके पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, जी ये ऐसे एरिया था जो सूखे की चपेट में रहता था। जी
कुछ हिस्सा सागर का भी था। अब कैन बेतवा 54,000 करोड़ की लागत से जो कैन बेतवा आ रही है, उससे मध्य प्रदेश के और बुंदेलखंड की, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की हालत ही बदल जाएगी। जी सिंचाइयाँ होंगी, मैं समझता हूँ कि खेती पंजाब बन जाएगी। जी इतना बड़ा प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, जिसका उद्घाटन भी हो चुका है जी और काम लागू भी हो गया है। जी दूसरा, आप कहें उद्योग की दृष्टि से कहें तो बीना रिफाइनरी हमारे यहाँ है। जी बीना रिफाइनरी माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और 50,000 करोड़ की राशि उन्होंने दी है। मैं समझता हूँ 50,000 करोड़ की राशि बहुत बड़ी राशि होती है। जी उससे बहुत सारे छोटे उद्योग खुलना है। जी तो सागर संभाग की, बुंदेलखंड की तकदीर और तस्वीर उद्योग की दृष्टि से बदलने वाली है और सिंचाई की दृष्टि बदलने वाली है। और तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब भी कैबिनेट में हम लोग बैठते हैं, पहली बार मैं देख रहा हूं कि वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे मोहन यादव जी के लिए बुंदेलखंड की बहुत चिंता होती है। वो हमेशा कहते हैं उद्योग बुंदेलखंड में लगाओ, और उन्होंने 2 उद्योग इंडस्ट्री मीट भी वहां किए और उसके बाद में छोटे बड़े उद्योग लगना शुरू भी हो गए। जी तो सरकार का भी ये सोचना है कि बुंदेलखंड जो पिछड़ा रहा है उसको बढ़ाएं। जी और आप देखिए, आप टूरिज्म के मामले में, हर मामले में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उद्योग की दृष्टि से मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हमारे यहाँ लोग, बाहर के लोग न केवल देखने घूमने आएंगे, बल्कि बसने के लिए आएंगे, कुछ काम करने के लिए आएंगे। जैसे आपने कहा कि उद्योग हमारे पास आ रहे हैं और कई तरह के काम वहाँ पर हो रहे हैं, रोजगार की संख्या बढ़ी है। एक बड़ा जो विषय होता है वो होता है स्वास्थ्य का भी, क्योंकि आप खाद्य नागरिक आपूर्ति के मंत्री और सरकार के प्रतिनिधि हैं, तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उस इलाके में कुछ विशेष चीजें बन रही देखिए, हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तो मैं समझता हूँ ये सरकार बहुत चिंतित है। जी केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, जी हमारी सरकार का और हमारे मुख्यमंत्री जी का सोचना है, एक समय पूरे प्रदेश में मात्र 6 या 7 मेडिकल कॉलेज थे। जी आज पूरे मध्य प्रदेश में लगातार संख्या बढ़ रही है और मुख्यमंत्री जी का कहना है कि पूरे प्रदेश के हम हर जिले बड़े मुख्यालयों पर मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। आज हमारे सागर मेडिकल कॉलेज है, छतरपुर मेडिकल कॉलेज खुल गया, जी चालू हो गया। तो लगातार मेडिकल कॉलेज खुलते जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सुधार बहुत हुआ है और बहुत जहाँ सुधार की आवश्यकता भी और भी है। तो एक राजनीतिक सवाल मेरे पास भी है, बड़ा अच्छा है, चूंकि आपने बहुत करीब से केंद्र की राजनीति को भी देखा है, आपने राहुल गांधी जी को भी बहुत करीब से आपने देखा और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी देखा है कि इस देश के जो भविष्य के नेताओं के तौर पर इन दोनों नेताओं को देखा जाता था। दोनों की पर्सनालिटी को आप कैसे देखते हैं? दोनों नेताओं को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं ऑल इंडिया का सेक्रेटरी रहा हूँ, तो मुझे राहुल जी के साथ काम करने का अवसर ही मिला है। बिल्कुल। उनके बारे में ज़्यादा टिप्पणी करने की मैं आवश्यकता नहीं समझता, जी। पर सिंधिया जी के साथ काम करने का बहुत लंबा अवसर मिला। जी और कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी के साथ भी मुझे काम करने का अवसर मिला। जी मैंने वर्तमान में जो सिंधिया जी को, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को देखा, उनके काम करने का ढंग जो है ना, मैंने बहुत नजदीक से देखा है कि वो आज भी एक स्टूडेंट की तरह काम करते हैं। जी शाम के सारा काम लिखना, वो सुबह 7 बजे मैं समझता हूँ वो उठते होंगे, पूजा पाठ करके काम पे लगते हैं, तो शाम के उनका दूसरे दिन पूरा पन्ना जो होता है लिखा हुआ, पूरा काम ओके होकर खत्म हो जाता है, तभी वो आराम करते हैं। उनकी टेबल पे कहीं मैंने फाइल नहीं देखी। जी वो आज की फाइल आज ही निपटाते हैं। जी और मेहनत के मामले में मैं उनके साथ हूं इसलिए नहीं कर रहा हूं जी कि वो थकने का नाम तो कभी मैंने उनके जीवन में देखा ही नहीं। जी गाड़ी में गर्मी के दिन में, मैंने जो कि महाराज परिवार में पैदा हुई है, राज परिवार में पैदा हुए, और इसके बावजूद भी वो गर्मी में बगैर एसी के मई जून में चलते हैं। बिल्कुल। कई बार बीमार भी हो जाते हैं, प्याज लेकर चलते हैं। जी आपने खुद देखा, इंटरव्यू में उनको देखा होगा, तो वो अपने आप को बिल्कुल, मैंने देखा कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर हैं और ऐसे लोगों के साथ काम करने में मजा आता है। हम भी उतना काम नहीं कर पाते,
लेकिन उनसे बहुत चीजें सीखते हैं कि काम करने का ढंग हर प्रकार का, हर क्षेत्र में वो बहुत मेहनत और लगन से काम करते हैं, बहुत तेजी से काम करते हैं। जी। लेकिन राहुल गांधी अब लगातार देश की राष्ट्रीय राजनीति में कई मुद्दे उठाते हैं, सरकार को लेकर भी उठाते हैं, तो बहुत लंबे समय से आप देख रहे हैं उनको कि कितने परिपक्वता आप देखते हैं? राहुल गांधी जी की जहां तक मैं समझता हूँ, छोटे को बड़ी बात हो सकती है, राहुल जी बहुत बड़े नेता है देश के। जी राहुल जी को जो स्टार्टिंग उनकी जो हुई है, जी जो एनजीओ के द्वारा उन्होंने काम किया, जी एनजीओ ने उनको बताया कि इतना चलना है, गांव में चुपचाप चले जाना है, जी कुएं पर सो जाना है, हैंडपंप का पानी पीना है, इस गरीब की झोपड़ी में सो जाना है, ये सब जो एनजीओ ने सिखाया, जी एनजीओ के सिखाने से वो यथार्थ से शायद दूर हो गए। Connectivity- एक समय ऐसा भी था, जी मैंने राहुल जी को देखा जी कि राहुल गांधी जी के पीछे प्रेस दीवानी थी, यूथ दीवाना था, लेकिन राहुल गांधी ऐसे बचते थे प्रेस से, ऐसे बचते थे आम नेताओं से कि मध्य प्रदेश वो आते थे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष को पता नहीं होता था राहुल गांधी कहाँ जा रहे हैं, ऐसे नेताओं से बचते थे। जी उसका परिणाम क्या हुआ? आज वो प्रेस को ढूंढते हैं, उन्हें प्रेस नहीं मिलती है। जी आज वो मीडिया को देखते हैं, मीडिया उनको बहुत ज्यादा गंभीरता से छापती नहीं है। आज वो नेताओं को बोलते हैं, नेता पुराने दिन याद करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि समय रहते हुए जो आदमी एक्चुअल अपने मन से, दिल से स्वयं निर्णय करता है, वो काम करने का ढंग हर क्षेत्र में अलग होता है और कराया हुआ काम अलग होता है। जी जी कुल मिलाकर अंदर से सारी चीजें आनी चाहिए, व्यक्तिगत तौर पर, निजी तौर पर दिखनी चाहिए, तब उसका प्रभाव भी लोगों पर पड़ता है, कनेक्टिविटी बनती है। मुझे जो लगा जी कि वो काम उनका करने का ढंग अलग है। अब वो कांग्रेस के बड़े नेता है, उनके मुझे क्या टिप्पणी करना, लेकिन मैंने जो दूर से देखा उसके बारे में कह रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल है, लंबा अनुभव आपका राजनीतिक रहा उनके साथ भी। एक बड़ी चीज ये भी रही है कि जब गोविंद राजपूत राजनीति में आते, जैसे कि आपने बताया कि हम आए, राजनीति में आते हैं, चुनाव जीतते हैं, विधायक बनते हैं, फिर मंत्री भी बन जाते हैं, तो इन सब के दौरान कितना संघर्ष करना पड़ा, और फिर जब मंत्री बने तो जीवन में कैसे आपके क्या बदलाव आया, बड़ा क्या सिखाया राजनीति ने आपको? देखिए, राजनीति मैंने अपने जीवन में जनसेवा के लिए शुरू की है। भगवान ने सब कुछ दिया है जी लेकिन विधायक के कर्तव्य अलग होते हैं जी जब मंत्री बनता है तो उसकी दायित्व अलग होते हैं, जिम्मेदारियां अलग होती हैं जी और उन जिम्मेदारियों पे खरे उतरना, सार्वजनिक जीवन में कोई ऐसी गलती ना हो जी कि पूरे जीवन की तपस्या पर पानी फिर जाए, जी। उसका भी ध्यान रखना। जी और आजकल तो आप लोग देख ही रहे हैं, बिल्कुल अब ये जमाना तो आप लोगों का मीडिया का है, जी कुछ भी थोके से थोड़ा निकल जाता है तो तिल का ताड़ बन जाता है। तो सबसे अच्छा ये कम बोलो, सटीक बोलो, सोच समझ के बोलो। लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसा था, जैसे फिर आपने भी कहा कि जीवन कोई में चीज निकल फिर भी जाती है जीवन में गलतियां और होती हैं। कभी कोई विवाद आ जाता है या विपक्ष को विषय बनाता है, तो दिमाग में क्या चल रहा होता है कि इसको कैसे हम सुलझाएं? अब देखिए, वो तो हम लोग भी इंसान हैं जी और सार्वजनिक जीवन में बहुत सारी गलतियां जीवन में हो जाती हैं, जी बोलने में हो, कुछ भी हो, जी तो विपक्ष को मौका मिलता है और विपक्ष उस चीज को खूब उठाता भी है और उठाना भी चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसका, लेकिन जवाब देते हैं। जी अगर हम सही हैं तो मैं समझता हूं कि मुद्दा अपने आप खत्म हो जाता है। एक बड़ी चीज है कि राजनीति बहुत सारी चीजों को प्रभावित करती है। आपने जेन जी का सुना होगा कि नई युवा पीढ़ी अब आ रही है, तो आपको लगता है कि राजनीति में बदलाव लाने के लिए युवा पीढ़ी का योगदान कितना बड़ा है? मतलब युवाओं को आगे आना चाहिए, क्या संदेश आप देंगे? देखिए, युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। जी एक समय था जब छात्र संघ के चुनाव होते थे, जी पूरे देश में आप देखिए जितने भी नेता हैं आज के दौर के, जो हमसे आगे के दौर के भी, जी सब छात्र राजनीति से निकले हुए। बिल्कुल चुनाव जीतता है वो नेता बनता था और जो हारते थे वो भी नेता बनते थे। जी यूनिवर्सिटी कॉलेजों से 4-4, 5-5, 20-20, 15-15, 20-20 लोग जो चुनाव लड़ते थे, जी वो छात्र राजनीति करते करते, हर संघर्ष को करते करते राजनीति में आते थे। जी तो वो दौर अब खत्म हो गया।
लेकिन फिर भी अच्छे लोग जो हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनकी पहचान पार्टियां करती हैं, उनको अवसर देती हैं, और आज मेरे युवाओं को हर फील्ड में मौका मिल रहा है। छात्र संघ के चुनाव, चूंकि आप भी छात्र नेता रहे हैं, छात्र संघ के चुनाव लंबे समय से हुए नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि छात्र संघ चुनाव अगर तैयार होंगे तो युवा नेताओं की एक पौध तैयार की जा सकती है देश के लिए? देखिए, छात्र संघ के चुनाव होना हो, ये तो बहुत अभी चर्चा का बिंदु है। जी। इस पर तो डिबेट होना चाहिए और कई लोगों की सुझाव लिए जाना चाहिए। पार्टियां कहती हैं, युवा लोग कहते हैं, छात्र नेता कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि राजनीति की पहली पाठशाला छात्र संघ से ही शुरू होती है, जी जो मेरे यहाँ शुरू हुई है। जी। एक चीज है कि आप राजनीति से जुड़े हैं, समाज सेवा से भी जुड़े हैं, लेकिन फिल्में और खेल से भी आप जुड़े हुए हैं। बेटा भी आपका फिल्मों से जुड़ा है, खेलों से जुड़ा है, और सागर में आप बहुत बड़ा टूर्नामेंट भी कराते हैं। तो खेल कैसे जिंदगी को बदल सकता है? देखिए, मैं समझता हूं कि ये तो खेल आदमी का जीवन बदल देता है। जी और आज का जमाना जो है ना, वो खेलो इंडिया वाला है। जी प्रधानमंत्री भी कहते हैं। जी एक क्रिकेट हमारे विधानसभा में हमारा सन कराता है आकाश। मैं समझता हूं उस ऐसी क्रिकेट इंडिया में कहीं नहीं होती, जी और उसको 3 बार वर्ल्ड ऑफ लंदन का रिकॉर्ड की पुस्तक के किताब में शामिल हो चुका है, उनको अवार्ड मिल चुका है। जी उसमें क्या होता है कि वो, आप बिलीव नहीं करेंगे, 6000 टीमें खेलती हैं, नहीं 6000 खिलाड़ी खेलते हैं, और करीब 3 से 4 महीने तक क्रिकेट होती है। जी ट्रेडिशनल वेशभूषा में होती है। जी लंबा क्रिकेट चलाना बहुत आसान नहीं होता, ये कहीं नहीं करते। कई लोग पूछते हैं कि कैसे करते हो, लेकिन संभव हुआ और इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले, और नए लड़के निकलकर सामने आ रहे हैं। अभी हरभजन सिंह क्रिकेटर आए थे, उन्होंने भी काफी कई लोग तारीफ की थी। कई लोग उसमें महाहरमन सिंधिया जी आए, शिवराज सिंह जी के बेटे, बड़े बेटे कार्तिकेय आए उसमें। इस बार हरभजन सिंह जी आए थे। कई लोग, हरभजन सिंह ने तो उसको आईपीएल में ही बोला कि मैंने सागर की सुर्खी में जो क्रिकेट देखा, ऐसा कहीं नहीं देखा। जी तो बहुत बड़ी क्रिकेट करते हैं, उसके बहुत अच्छे फायदे भी, युवाओं में बहुत उत्साह भी रहता है। मतलब ये है कि कुल मिलाकर अब मध्य प्रदेश भी ऐसी जगह बन गया है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे सकता है। अभी जो महाहरमन सिंधिया जी जो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, जी एमपीसीए को जो उन्होंने क्रिकेट शुरू की है, उससे बहुत लोगों को मौका मिल रहा है। हाँ, 14 या 15 खिलाड़ियों ने जो आईपीएल जैसा मंच मिला है, बहुत बड़ा मंच मिला है। मैं समझ मध्य प्रदेश के बहुत खिलाड़ी होने आ रहे हैं। जी जी। और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जब हम बात करते हैं विभाग की या राजनीति की, जब आप कैबिनेट में बैठते होंगे तो कई विषयों पर चर्चा होती होंगी, तो कैबिनेट में जो जिम्मेदारी सरकार की होती है उसके इतर भी कुछ ऐसी चर्चाएं होती हैं कि जो लगता है कि जिससे हम प्रदेश की स्थिति पूरी तरीके से बदल सकती है, एक उदाहरण मध्य प्रदेश बन सकता है? ये कैबिनेट में अक्सर चर्चा विषय पर होती है। जी जो विषय होते हैं उन पर ही होती है। अब कभी अनऑफिशियल विषय जी माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं तो अलग बिंदुओं पर चर्चा होती है, और सब लोग उसमें सहमति देते हैं, अपने सुझाव रखते हैं। जब गोविंद राजपूत जी आने वाले समय में जब लोग याद करें कि भाई अलग अलग विभागों का नेतृत्व किया, एक राजनेता के तौर पर, बुंदेलखंड के बड़े राजनेता और दबंग राजनेता के तौर पर, आप जो होता मन में वो बोल देते हैं, तो किस तरीके से आप याद किया जाना पसंद करेंगे? आगे लोग कैसे आपको याद करें? देखिए, मैं तो अपने काम पर विश्वास करता हूँ, जी और दूसरा, आज का जमाना वही है कि अपने काम पर विश्वास करो, मेहनत से काम करो, ईमानदारी से काम करो। आपके चाहने वाले भी बहुत होते हैं और आपके विरोध वाले बहुत होते हैं। जी तो विरोध की चिंता मत पालो, अपना काम करते रहो। अगर हम इसे फंस गए कि हमारा विरोध करने वाले बहुत हैं, क्योंकि आप कोई भी अच्छा काम करोगे जी तो जितने आपके दोस्त होंगे, जितने हितैषी होंगे, उतने आपके दुश्मन तैयार हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात की है गोविंद सिंह राजपूत जी ने कि जितना काम करना है पॉजिटिविटी के साथ आप काम करिए, आलोचनाओं पर मत ध्यान दो, क्योंकि ये जीवन में चलता रहेगा। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी है जिन पर बेबाकी से गोविंद सिंह राजपूत से जवाब मांगे जा सकते हैं, किंतु समय का अतिक्रमण नहीं करेंगे और इस इंटरव्यू को हम यहीं पर समाप्त हमको करना पड़ रहा है। लेकिन जिस बेबाकी से गोविंद सिंह राजपूत जवाब देते हैं, ये जवाब आपको जरूर सोचने पर मजबूर करेंगे। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।